इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर टू राइड अ रॉयल एनफील्ड। और हंटर जैसी बाइक को सिटी में चलाने का ना मज़ा ही अलग है। मैं पिछले 7-8 दिन से इस बाइक को चला रहा हूँ। दिस इज़ द 2025 हंटर जो कि मेरे पास है फॉर द रिव्यू। और इसे चलाने का भाई फ़न ही अलग है सिटी में। सो आज आपके साथ बातचीत करते करते बाइक के बारे में भी बातचीत करेंगे और चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश चालू है दिल्ली में। और कभी कभी कुछ ऐसा मौसम बन जाता है जिसमें बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल धूप भी नहीं है, थोड़ा ठंडा सा मौसम और बाइक चलाने की फीलिंग ही अलग। सो बाइक के बारे में बात करेंगे। इस बाइक को मैं चला रहा हूँ पिछले मेरे हिसाब से 3-4 हफ्ते हो चुके यार। अराउंड पूरे मंथ से मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस बाइक के बारे में नोटिस करी है। 2025 वेरिएंट है ये, जो लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड हंटर लॉन्च हुई है, ये वही वेरिएंट है। दिस कलर लुक्स ब्यूटीफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, और काफ़ी आई कैची है, काफ़ी लोग पूछते हैं एंड बाइक को चलाने का मज़ा बहुत आता है इसे। सो स्टार्टिंग विद द इंजन, आपको पता है इसके अंदर 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 20.2 bhp प्रोड्यूस करता है विद 27 Nm टॉप। ये मोटरसाइकिल आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला अपग्रेड जो इस बाइक के साथ हुआ, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी मज़ेदार हो गई, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। बाइक का क्लच इज़ सुपर लाइट टू यूज़ एंड ट्रैफिक में स्पेशली जब आप देख ही रहे हो, ऐसे सिचुएशन में मैं अपने घर से निकलता हूँ और रॉयल एनफील्ड के जनरली क्लच थोड़े हैवी होते हैं एंड स्लिपर असिस्ट क्लच के साथ बहुत इजी हो गया इसका क्लच एक्सेस करना। राइड क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है एंड एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई है बाइक के लिए। तो ट्रैफिक में अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यूटर्न ही मार लेते क्योंकि ट्रैफिक और है बाप रे, दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा है। वाह, कहीं ना कहीं पहुँचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर पहले ट्रैफिक से निकलूँ तो कहीं पहुँचूँ। एंड सी, जो मैंने अभी यू टर्न मारा, इट वॉज सो ईजी टू मेक अ यू टर्न ऑन हंटर बिकॉज compared to Meteor, Super Meteor, Royal Enfield, Bullet, ये थोड़ी ना लेंथ में छोटी है, जिसकी वजह से इसको ऐसे सिचुएशंस में मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। एंड प्लस इस बाइक का जो वेट है दैट इज़ 181 kgs। सो आपको ये बाइक भारी भी नहीं लगेगी यार। मतलब सी, मेरे पास वैसे डोमिनार है और वो भारी मोटरसाइकिल है, सिटी में चलाने में नॉट सो फन, हाईवेज़ पे तो भैया जवाब नहीं। लेकिन हंटर के साथ मेरे को ऐसा लगा दोनों चीज़ें ही करना मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा। ट्रैफिक थोड़ा सा हटे तो खुल के बात कर पाएंगे और बाइक को खुल के चला भी पाएंगे। बारिश में यार पता नहीं इतना ज़्यादा जाम हो नहीं रही, लेकिन जाम ज़बरदस्ती लगा हुआ है। ये चीज़ थोड़े इम्प्रूव हो जाए ना दिल्ली के अंदर तो मज़ा आ जाएगा बाइकिंग करने का भी, और कभी भी निकलो घर से चलाने का मज़ा ही अलग आ जाएगा। वापस आते हैं अब बाइक पे। तो इंजन के बाद, स्लिपर असिस्ट क्लच के बाद एक और चीज़ जिसकी वजह से ये बाइक की राइड क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, एज अ राइडर आपके लिए थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी आसान हुई है, वो है इसका हैंडल बार। अब ये जो हैंडल बार है ना, इसको रिपोजिशन किया है, बेसिकली पीछे की तरफ किया है, राइडर की तरफ अब हैंडल आ गया है पीछे की तरफ को, जिसकी वजह से आपकी रीच जो है वो बेटर हो गई है। ऑल्दो आई थिंक कि अभी वो चीज़ और बेटर हो सकती है,
क्योंकि स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि इस बाइक का जो हैंडल बार है वो हल्का सा एग्रेसिव, मतलब जो एक्चुअली पोस्चर है वो हल्का सा एग्रेसिव है अभी भी, मुझे ऐसा फील होता है। मेरी हाइट है 5'9" एंड ये मेरे हाइट के हिसाब से जो मेरा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं आगे को हल्का सा झुका हुआ हूँ, जिसकी वजह से अगर मेरे को इसे काफ़ी देर चलाना पड़े ना तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और रिलैक्स्ड पोस्चर होना चाहिए था इस मोटरसाइकिल का। बट देन कुछ सिचुएशंस में इतना मज़ा आता है, लाइक राइट नाउ फन टू राइड है मोटरसाइकिल। राइडर के लिए एक और चीज़ बाइक के अंदर ऐड ऑन हुई है, वो है सीट। सो बेसिकली हंटर के अंदर न्यू सीट्स को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें इसकी कुशनिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया। थोड़ी मोटी सीट आप देखोगे कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, जिसके वजह से इस पर बैठने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड कंफर्टेबल राइडर एंड पिलियन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बाइक हो जाती है। और साथ ही एक चीज़, कंफर्टेबल तो हो गई बट सीट जो है ना ये आगे की तरफ थोड़ी सी नैरो है। इसका क्या होता है कि अब ये मैं सारी चीज़ें अपने राइडिंग ट्रायंगल के हिसाब से बता रहा हूँ, हर एक राइडर का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है इसके लिए, क्योंकि अलग अलग हाइट के हिसाब से राइडर एडजस्ट करता है। सो आगे की सीट जब थोड़ी सी नैरो हो गई है तो अब अगर मैं जैसे इस सिचुएशन में अगर थोड़ा ब्रेक वगैरह कर रहा हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, टैंक के पास आके बैठता हूँ, तो सीट से थोड़े थोड़े जो मेरे हिप्स है वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अगर लॉन्ग टाइम तक बाइक को थोड़ा राइड करूँ, सपोज़ मेरे को भी जाना है आधा घंटा अगर चलाऊँगा ना ट्रैफिक में, वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पेन फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैंने महसूस करी इतने दिन रेगुलर इस बाइक को चला के कि आगे की साइड को थोड़ा कम पतला होना चाहिए था। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो शॉर्ट राइडर्स हैं उनके लिए जो रीच है वो और ज़्यादा आसान हो जाती है बेसिकली। ऑल्दो बाइक की हाइट, सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल बाइक का जो रीच है, बाइक की एक्सेसिबिलिटी और ज़्यादा इजी करने के लिए इस चीज़ को डिज़ाइन करा गया है। बट मेरे को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो चीज़ लगी। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट अपग्रेड पे जो कि इस बाइक के अंदर हुआ, दैट वाज रेयर सस्पेंशन। सो काफ़ी लोगों की कंप्लेन थी, जो कि ओनर्स की कंप्लेन शुरू से ही इस बाइक को लेकर रही है कि इसका सस्पेंशन ना थोड़ा हार्ड है। एंड यहाँ पे बेचारी डोमिनार गिरी हुई, मेरे पास भी डोमिनार ही है यार, मुझे बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है कि गिरी हुई है। हाँ, वापस आते सस्पेंशन की तरफ। सो टेलीस्कोपिक फ्रंट एंड रेयर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। सो नाउ जो रेयर का जो कॉइल है, जो स्प्रिंग है बेसिकली, उसको चेंज करा गया है, जिसकी वजह से इसकी जो डैम्पिंग क्वालिटी है, थोड़ी सी हाइट भी जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है, डैम्पिंग क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। बट मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि बाइक का जो सस्पेंशन है वो हल्का सा सॉफ्ट और होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो बम्प है वो फील होते हैं। बाइक को अगर थोड़ा सा भी गड्ढे वड्ढे में जाए तो एकदम फील होती है वो चीज़। सो सस्पेंशन की डैम्पिंग क्वालिटी हल्की और इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी मच इम्प्रूव, गुड। सो बाइक को चलाने का इसीलिए थोड़ा सा आपका जो मज़ा है वो एनहांस हो जाएगा। सिटी में ना, मतलब अब एक चीज़ है कि ये 350 cc इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक जो इंजन है, 20 bhp प्रोड्यूस कर रहा है। ऑल्दो आई थिंक कि बाइक के अंदर थोड़ी पावर और होनी चाहिए थी, इस बाइक को देनी चाहिए थी। एंड जो कैरेक्टर इस बाइक को मिला हुआ है ना, उस कैरेक्टर में इसके साथ थोड़ी पावर और ज़्यादा जाएगी तो मज़ा आएगा इस बाइक को चलाने में। और भी अगर इस पर थोड़ी सी पावर ऐड ऑन हो जाती है, बट अगर बाइक को आप 60 to 70 की स्पीड पे चलाओ, सुपर स्मूथ, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई किसी चीज़ की। आप 60-70 पे आराम से चला रहे हो 5th गियर पे,
एकदम जो लोग रॉयल एनफील्ड एंजॉय करते हैं ना, वो इस फीलिंग को अभी समझ रहे होंगे। लेकिन बाइक की स्पीड को मैं जैसे ही अबव 80 ले जाता हूँ, तब बाइक के अंदर फुट पैक्स में थोड़े से वाइब्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली आप अगर ज़्यादा रेव करोगे इसको, तो बाइक के अंदर वाइब्स है। आफ्टर क्रॉसिंग 100, उस टाइम पे बाइक थोड़ी सी, मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी इशू आ जाता है बाइक के अंदर, उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती। आफ्टर 100 हाई रेविंग वाइब्रेशंस आ जाती है, उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अब आई डोंट नो कि ये जो मैं बाइक चला रहा हूँ, ये मेरे पास कंपनी ने दी है, एंड आई होप अगर आप भी ये चीज़ फेस करते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। अदरवाइज़ ये चीज़ तो मैं अभी फेस कर ही रहा हूँ, जो मुझे लगा। एंड ये जो 70 से 80 का इसका स्वीट स्पॉट है, बहुत इजीली चलती है। एंड सिटी में अगेन जैसा मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ, मज़ेदार बाइक, मज़ेदार। सो इट इज़ मोर ऑफ अ कम्यूटर फ्रॉम अ रॉयल एनफील्ड। 350 सीसी की कम्यूटर सेगमेंट को टारगेट करने वाली, बिकॉज वी ऑल नो कि ये एक बजट मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जिसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए रॉयल एनफील्ड ने जिस तरीके से इस बाइक को बनाया है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। सो अंडर 2 लाख ये मोटरसाइकिल आपके पास आ जाती है, विच इज़ वेरी गुड। और एक चीज़ और जिससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस बाइक की, वो है इसकी ब्रेकिंग। मतलब मैं पर्सनली इसके अंदर 300 mm फ्रंट 240 mm रेयर डिस्क आती है ड्यूल चैनल ABS के साथ, एंड इसकी ब्रेकिंग भाई कमाल की है। मैं इसके साथ बारिश में चला रहा हूँ, ट्रिकी सिचुएशंस में भी मैंने इसे मतलब भगाया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, लेकिन ब्रेकिंग ने जो संभाला है ना, आई रियली लाइक्ड द ब्रेकिंग रिस्पॉन्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। ये इस चीज़ ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। और काफ़ी सारे लोग कंप्लेन तो कुछ ना किसी चीज़ की करते ही रहते थे। रॉयल एनफील्ड ने 2025 में उन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए बाइक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे, और सीरियसली वो सारे चेंजेस की वजह से ना बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आपकी बन गई है। लेकिन एज आई सेड, मैं जो चीज़ें पॉइंटर्स आपको दे भी रहा हूँ साथ साथ, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए तो रूम हमेशा ही होता है। सो टायर की अगर मैं ग्रिपिंग की बात करूँ, आई थिंक टायर की ग्रिपिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती है। अब इसके अंदर सीएट का टायर ऑफर हो रहा है, विच इज़ अ बजट टायर बेसिकली। एंड रेनी सीजन्स में एज आई सेड, ब्रेक तो अपना काम अच्छा कर रही है, लेकिन टायर की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। एंड गाइस जस्ट लुक एट द वेदर यार, बहुत प्यारा वेदर हो रहा है। बस मैं दुआ कर रहा हूँ बारिश ना हो, क्योंकि ऐसे चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड या रोड अभी कील है, मतलब बारिश तो हुई होगी, बट यार आगे ना हो, वरना आप लोगों से बातचीत करना रह जाएगा मेरा। अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो बाइक के अंदर ना आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफ़र होता है, एंड बाइक ने मेरे को रफली जो सिटी के अंदर एवरेज दी है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 30 kmpl। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30 kmpl का इसने एवरेज रिटर्न किया, विच इज़ वेरी गुड। मतलब अगर देखो आप 350 cc का जो इंजन है, एवरेज इज़ रियली गुड। तो मेरे को मतलब बार बार रिफ्यूलिंग कराने की, अभी भी ऐसे फ्यूल काफ़ी कम है, फ्यूल मेरे को रिफ्यूल कराना है। तो बेसिकली मेरे साथ हुआ यही कि मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ और उसके बाद ना भूल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी डोमिनार जो है वो मेरे को देती है अप्रॉक्सीमेटली सिटी के अंदर 20 के अराउंड का एवरेज, और यहाँ पे मेरे को 31-2 के अराउंड मिल रही है एवरेज। तो मतलब मैं फ्यूलिंग के लिए इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड सी ऐसी ही सिचुएशंस में मैं चला रहा हूँ बाइक को, बार बार रुक के सिटी में फंस के, लेकिन फिर भी बाइक ने मेरे को अच्छी खासी एवरेज दी है, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है यार। एंड आप लोगों के लिए भी, अगर आप इसे हाईवे पे ले जाते हो, आई एम श्योर कि ये 35 प्लस तो ईजीली दे देगी, बहुत ही आसानी से। अनटिल अनलेस आप हार्ड रेव बाइक को ना करो, मतलब टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से चलाते हो, बट मेरे हिसाब से ये दे देगी, इजीली दे देगी आपको एवरेज अच्छी खासी। हाँ, एक चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, वो है इसकी हेडलाइट। वेल, पहले हेलोजन आता था, अपग्रेड करके LED लाइट दे दी, बट आई डोंट थिंक ये उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है ये वाली लाइट, क्योंकि इसका नाइट का थ्रो
कुछ खास नहीं है, मैं सच बात बताऊं तो। एंड इसके अंदर, इस वाले वेरिएंट के अंदर जो इंडिकेटर्स है दैट इज़ ऑल्सो हेलोजन। तो बेसिकली जो एलईडी इंडिकेटर्स है वो एज एन एक्सेसरी ऑफर होते हैं। हेलोजन इंडिकेटर इसके अंदर मिल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से इंडिकेटर भी अगर एलईडी मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन इस यूनिट को, इस हेडलाइट यूनिट को रॉयल एनफील्ड को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए यार। न्यू हेडलाइट यूनिट तो देना ही चाहिए। आई थिंक ज़्यादा बेटर हो जाएगा। रात में थ्रो तभी रॉयल एनफील्ड ओनर्स जो हैं, गाइस आप लोग ऑक्सिलरी लाइट्स लगाते हो, आफ्टर मार्केट लाइट्स लगाते हो, ज़रूरी है लगानी पड़ जाती है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड अपनी तरफ से नहीं करके दे रहा था यार। रॉयल एनफील्ड वालों को करना चाहिए ये चीज़। एंड चलाने में तो भैया कोई, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि चलाने में इसमें कोई भी दिक्कत है आपको। एंड जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, मतलब आई एम enjoying this motorcycle। सी मतलब रॉयल एनफील्ड होने के बाद अगर मैं ये सब पतले पतले स्पेसेस से निकलूं और ज़्यादा मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, सो दिस इज़ रियली गुड। एंड प्लस आपके पास लो एंड टॉर्क इतना इजीली अवेलेबल हो जाता है। यू विल डेफिनेटली लव टू राइड दिस बाइक इन द सिटी। सो बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में ये मोटरसाइकिल आती है। सो बेसिकली इसके अंदर एक वेरिएंट है जिसमें आपको स्पोक्ड व्हील्स भी मिलते हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट विद द एलॉय व्हील्स। एंड आप दोनों वेरिएंट में से अपने अकॉर्डिंगली जो आपके बजट में बैठता है वो आप देख सकते हो। हंटर का जो प्राइस स्टार्ट होता है दैट इज़ 1.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। यस, इस प्राइस से ये बाइक शुरू होती है, which makes it a very good option under 2 lakh rupees those who are looking to buy a Royal Enfield actually। so बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इतने पैसों के अंदर आपको हंटर मिल रही है। लॉन्ग टूरिंग कैपेबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, सो सी जो राइडिंग ट्रायंगल मेरा इस पे बन रहा है एंड जो मेरा मीटियोर पे बनेगा, आई वुड से कि अगर आप रॉयल एनफील्ड ले रहे हो फॉर द लॉन्ग राइड्स, मेरे हिसाब से आपको मीटियोर लेनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ फार मोर कंफर्टेबल मोटरसाइकिल जो कि लॉन्ग टूरिंग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। बट अगर आपका मेन मोटिव है भैया रॉयल एनफील्ड लेनी है, बट फॉर द सिटी राइडिंग, ऑफिस वगैरह जाना, तब आई थिंक यू विल मोर इन्जॉय हंटर ऑन द डेली बेसिस। सो विद द प्राइस टैग ऑफ 1.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, बाइक का प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन जाती है, सिटी फ्रेंडली मोटरसाइकिल बन जाती है, एंड मल्टीपर्पज़ भी है ही। खैर लोग इसे लॉन्ग राइड्स पे ले ही जाते हैं। सो टोटली डिपेंड्स आप इस मोटरसाइकिल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। प्राइस टैग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और आपको क्या लगता है कि इस बाइक के अंदर क्या ऐड ऑन या और क्या चेंज होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताओ। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।